हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सेक्शन 34 के जो लीडिंग केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 34 का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया था। सो लेट्स स्टार्टेड विद द वीडियो। पहला केस है हमारे पास बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। ये फेमस है सब पोस्ट मास्टर केस के नाम से। अब हम इसके फैक्ट्स देखते हैं क्या थे। दो अक्यूज थे, ए और बी। सी था जो इसमें डिसीज था, जिसको मारा गया था। ए जो था वो गेट को गार्ड कर रहा था, मतलब देखते ना आप जो गेट के बाहर खड़े रहते हैं, तो ये उसको गार्ड कर रहा था ताकि कोई अंदर आ ना सके। और जो बी था उसने फायर किया था, जिसकी वजह से सी का डेथ हुआ था। अब ये तो एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया। और ए जो था उसको कॉन्विक्ट कर दिया गया था अंडर सेक्शन 302। तो ये अपील में गया और अपील में जो इसने अपना आर्ग्यूमेंट या इसका जो कंटेंशन था वो ये था कि ये तो केवल गार्ड कर रहा था और जो सी की डेथ हुई थी वो हुई थी बी के फायर करने की वजह से। तो इसको 302 में लायबल नहीं करना चाहिए। पर फिर प्रिवी काउंसिल ने ये कहा था कि जो सेक्शन 34 है वो उसका काम ही यही है कि जिनका कॉमन इंटेंशन होता है, मतलब अगर हम कोई भी एक्ट कॉमन इंटेंशन में करते हैं, उसके फर्दरेंस में करते हैं, तो दूसरा वाला भी उस कॉमन इंटेंशन में जो भी हमने एक्ट किया उसका जो रिजल्ट है उतना ही लायबल होगा जितना कि कोई और इंसान होगा जिसने उसने किया है। तो इस वजह से प्रिवी काउंसिल ने इसकी अपील को कैंसिल कर दिया था, खारिज कर दिया था और इसके कन्विक्शन को अपहेल्ड किया था। कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया था। क्योंकि इन दोनों का कॉमन इंटेंशन था सी को मारने के लिए, इसलिए जितना बी लायबल था इसकी डेथ के लिए उतना ही ए लायबल होगा इसकी डेथ के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड वाले केस की तरफ। ये है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये बहुत फेमस केस है सिमिलर इंटेंशन के ऊपर। इसके फैक्ट्स अब हम देखते हैं। जो इसके रियल नेम्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अभी हम ए और बी सी ऐसे करके ही इसके फैक्ट्स को समझेंगे। एक ए होता है और इसके कुछ दोस्त होते हैं, फ्यू फ्रेंड्स। बी होता है सी का फादर, या इसको ऐसे कर सकते हैं फादर ऑफ सी। एक डी होता है जो कि नेफ्यू होता है बी का, नेफ्यू ऑफ बी। जो ए होता है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो रीड्स कलेक्ट करने गए होते हैं नदी के पास। रीड्स आप देखते हैं ना, चारा या फिर वो जो घास जैसा होता है वो चीजें कलेक्ट करने गए होते हैं। फिर बी उनको देखता है और मना करता है कि ऐसा ना करो। फिर भी ए नहीं मानता, ना उसके फ्रेंड्स मानते हैं, और वो क्या करते हैं, वो घास कलेक्ट करके जो उनकी नाव होती है उसमें भरते रहते हैं उसको। ये देखने के बाद जो डी होता है, जो बी का नेफ्यू होता है, वो ए के पास जाता है और उस बोट में से, जो नाव है उसमें से जो उसने कलेक्ट किए हुए रीड्स थे उनको निकालने लगता है। जिसपे जो ए होता है वो क्या करता है, जो लारी होती है जो आप जिससे बोट चलाते हैं ना, उस लारी से डी को हिट करता है। और जब डी को हिट करने के बाद डी हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, असिस्टेंस मांगता है कि भाई मेरी हेल्प करने आओ। इसकी आवाज सुनने के बाद जब बी और सी जो है आ जाते हैं गन्स के साथ। बी और सी कैसे आते हैं, गन्स के साथ। बी और सी केम विद गन्स, लोडेड गन्स, लोडेड गन्स। जब ये लोग लोडेड गन से आते हैं तो इनको गन्स के साथ देखकर ए और इसके जो दोस्त होते हैं वो भागने लगते हैं। जब ये भागते हैं तो इसमें से जो ये होता है बी, जो शूट करता है ये, मतलब जब गन चलाता है ये, तो ये क्या गन लग जाती है ए को और ए ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, ही डाई। और जो सी होता है उसकी वजह से दूसरे को बस स्लाइट इंजरीज आती हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इस केस में कंटेंशन जो था वो ये था कि, मतलब इस केस का जो मेन इशू था वो ये था कि ए जो डिसीज्ड है उसकी डेथ के लिए कौन कौन लायबल होगा। बी, सी और
डी, क्या तीनों लायबल होंगे या केवल बी लायबल होगा? तो डी को पहले हम देखते हैं, क्या डी लायबल होगा? तो डी इसलिए लायबल नहीं होगा, या हम कह सकते हैं डी का कोई भी कॉमन इंटेंशन किसी के साथ नहीं हो सकता था, क्योंकि जो वो चिल्लाया वो केवल मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प के लिए चिल्लाया, अपने आप को रेस्क्यू कराने के लिए उसने जो हेल्प मांगी उसके लिए चिल्लाया, तो डी तो लायबल होगा नहीं। अब बचा बी और सी। अगर हम बी और सी को देखें तो वो दोनों लोडेड गन्स के साथ तो आए थे, पर क्या उनका कोई कॉमन इंटेंशन था ए को किल करने का? तो वैसा इसमें प्रिवी काउंसिल ने ये कहा था कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं या जो भी अक्यूज्ड के कंडक्ट हैं, उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि बी और सी का जो कंडक्ट था या उनका कोई कॉमन इंटेंशन था ए को मारने का। पर प्रिवी काउंसिल ने कहा था बी और सी का सिमिलर इंटेंशन था, किसको? डी को रेस्क्यू कराने का, उसको मदद करने का। और क्योंकि इनका सिमिलर इंटेंशन था तो ये अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख दूंगी और इनके असली नामों के साथ लिख दूंगी। अब हम देखेंगे कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के फैक्ट्स। इसमें 3 लोग अक्यूज थे, ए, बी एंड सी। डिसीज था एक्स। एक्स की डेथ के लिए ये तीनों अक्यूज्ड किए गए थे। इन तीनों का और एक्स का एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा था काफी टाइम से। लैंड डिस्प्यूट था इन लोगों के बीच में काफी टाइम से। कुछ लेबरर्स जो थे उस डिस्प्यूटेड लैंड पे काम करने के लिए जा रहे थे और इन तीनों ने मना किया, वार्न किया कि वहां पर काम ना करें, और लेबरर्स ने फिर भी कोई बात नहीं सुनी और वो काम करते रहे। इन तीनों ने क्या किया? अटैक किया उनके ऊपर, अटैक लेबरर्स। फिर एक्स ने इंटरवीन कर दिया। एक्स क्या है? बीच में आ गया, उसने इंटरवीन किया। जब एक्स ने इंटरवीन किया तो ए ने अपनी स्पीयर से इसके हेड पे मारा। ए हिट हिम ऑन हेड, स्पीयर से किया। बी और सी ने अपने अपने वेपन्स के साथ एक्स को लेग्स पे अटैक किया, लेग्स पे अटैक किया। और ए ने स्पीयर से उसके चेस्ट को हर्ट किया, हिट किया और चेस्ट को फाड़ दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। और इसके बाद जो उसका जो स्पीयर होता है, जो उसका ब्लेड था, उसका जो स्पीयर का ब्लेड था वो एक्स के जॉ में फंस गया और ही डाइड ऑन स्पॉट, डाइड ऑन स्पॉट। अब क्वेश्चन ये था कि क्या तीनों के बीच में कॉमन इंटेंशन था टू किल एक्स? अब हम देखेंगे कि ए ने जो था, अब इस केस में जो मेन कोर्ट ने हेल्ड किया था वो ये था कि जो कॉमन इंटेंशन है वो आप कंडक्ट, जो कॉमन इंटेंशन इट कैन बी इन्फर्ड, कैन बी इन्फर्ड दो चीजों से कर सकते हैं, कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड, कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड, और दूसरा सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। कोर्ट ने ये कहा इसमें कि जो बी और सी थे उन्होंने केवल लेग्स पे अटैक किया, यानी कि उनका जो इंटेंशन था वो ए के साथ कभी भी कॉमन नहीं था एक्स का डेथ करने का। तो जो कोर्ट ने हेल्ड किया इसमें कि जो बी और सी हैं वो तो लायबल होंगे 326 रेड विद सेक्शन 34। मतलब ये लोग जो कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? एक्स को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, क्योंकि उनका कंडक्ट कैसा था? उनका कंडक्ट ये शो कर रहा था कि वो मर्डर या उसका डेथ नहीं चाहते थे। और ए को लायबल किया 302 के लिए, ए वॉज लायबल, ए को लायबल किया गया सेक्शन 302 के लिए। ये थे कृपाल सिंह के फैक्ट्स। इसमें जो मेन चीज हेल्ड की गई थी वो ये कि कंडक्ट ऑफ अक्यूज और सर्कमस्टांसेस ऑफ केस से आप इन्फर कर सकते हो कि कॉमन इंटेंशन था या नहीं था।
अब हम देखेंगे फोर्थ वाला केस, वसीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो चेक किया होगा तो उसमें मैंने बताया था कि हम एक सिंगल पर्सन को भी सेक्शन 34 में लाइबल कर सकते हैं, पर वो हम कब कर सकते हैं, जब ये प्रूफ हो जाए कि वो किसी के साथ कॉमन इंटेंशन में था वो ऑफेंस करने के लिए, अगर वो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। हमने लास्ट क्लास में समझा था इसको कि अगर टेक्निकल ग्राउंड्स हैं और टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से बाकी लोग या तो मिल नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो हम सिंगल इंसान को भी क्या कर सकते हैं, लाइबल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 34, जैसा कि वीरेंद्र कुमार घोष में भी हमने देखा। तो इसमें यही हेल्ड किया गया था, वसीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। टेक्निकल पे है तो सिंगल को भी कर सकते हैं, और मैरिज पे है तो फिर सेक्शन 34 नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हमने मैरिज पे किसी को अक्विट कर दिया तो अगर अक्विटल का मतलब है वो इन्वॉल्व ही नहीं था क्राइम में, अगर वो इन्वॉल्व नहीं था तो सेवरल पर्संस वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है जय कृष्ण दास मनोहर दास देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें कोर्ट ने वो ओवर्ट एक्ट और कोवर्ट एक्ट वाली बात बोली थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि अगर फिजिकल वायलेंस वाले ऑफेंसेस हैं तो ओवर्ट एक्ट चाहिए, और अगर फिजिकल वायलेंस वाले ऑफेंसेस नहीं हैं तो कोवर्ट एक्ट भी सफिशिएंट होता है। फिर हम देखते हैं भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हमारा कॉमन इंटेंशन एक बारी प्रूफ हो जाए तो फिर हमें ओवर्ट या कोवर्ट एक्ट की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं लास्ट हमारा केस है पांडुरंग तुकिया भिलिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसमें कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच का डिफरेंस बताया था, जो मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। एक लाइन में अगर मैं अभी दोबारा आपको उस पर बताऊं तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो कॉमन इंटेंशन होती है आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि सेम और सिमिलर इंटेंशन ऑफ सेवरल पर्संस। वो कॉमन इंटेंशन तब बनेगी जब वो सेम या सिमिलर इंटेंशन जो सेवरल पर्संस की है वो नोन होगी एक दूसरे को, ओनली देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉमन इंटेंशन। मतलब कॉमन इंटेंशन के लिए क्या चाहिए, एक तो वो नोन होनी चाहिए, और नोन होगी मतलब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होने चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होने चाहिए। हमने पढ़ा था ना प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, only then same or similar intention of several persons can become common intention. That's all for the today's video. If you like it, please share my channel, subscribe my channel and share my video. Thank you.